गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपीएन क्लास में। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th और 6th क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए प्रोजेक्ट कार्ड लेके आए हैं। ठीक है, आपके जो मेन एग्जाम्स होंगे उसमें 60 नंबर के आपका लिखित परीक्षा होगी और 40 नंबर के आपके प्रोजेक्ट कार्ड होंगे। मतलब आपको प्रोजेक्ट बनाने हैं और 2 प्रोजेक्ट होंगे आपके 20-20 नंबर के। तो आपको जो प्रोजेक्ट है अपने अच्छे से तैयार करना है। तो आज हम आपके लिए 2 प्रोजेक्ट लेके आए हैं, इनको आप तैयार कर सकते हैं। तो पहला देखिए प्रोजेक्ट क्या है आपका। प्रोजेक्ट कार्य भोजन पर प्रोजेक्ट फार्म कार्य जो है अपने माता पिता अभिभावकों के सहयोग से पूर्ण करना। ठीक है, तो ये भोजन के ऊपर जो है आपका प्रोजेक्ट कार्य रहेगा। वो अपने जो माता पिता हैं, अभी अभिभावक हैं, आपके पालक हैं या फिर आपके भाई बहन या फिर अपने शिक्षक, उनके सहायता से आप इसको पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए हमने क्वेश्चंस के साथ में आंसर भी आपको प्रोवाइड कर दिया है, तो ये आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे हम लोग शब्दों में, आपका आसान शब्दों में आपके लिए लेके आए। तो देखें पहला क्वेश्चन क्या है आपका। देखें इसमें जो है भोजन से हमें कौन कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। क्या बोल रहा है, भोजन से हमें कौन कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। तो भोजन से हमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन तथा खनिज लवण इत्यादि पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन दूसरा क्या कहता है, देखें पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो पौधे से प्राप्त होने वाले कौन कौन से खाद्य पदार्थ हो सकते हैं, ये हमने अपनी भाषा में आपको प्रोवाइड कर दिया है। आप इसको लिख सकते हैं या फिर अपने शब्दों में और उसमें कुछ डाल सकते हैं। देखिए पौधों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ फल, सब्जियां, चावल, दाल, चना इत्यादि है। ठीक है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों के नाम सारणी में लिखिए। ठीक है, तो जो पोषक तत्व है उनकी कमी को कौन से रोग होते हैं हमको बताना है। देखिए पोषक तत्व आपको ये पहली सारणी में दिया हुआ है, दूसरी सारणी में क्या दिया है आपको, उसके नाम लिखना है। तो पहला क्या है, देखिए विटामिन ए। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से होता है आपका रतौंधी होता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा रोग का पोषक तो क्या है आपका विटामिन बी। ठीक है, तो विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी होता है ना। विटामिन सी की कमी से स्क्वायर रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। ठीक है, इस तरह से आपको इस पे सारणी बनानी है और इसमें आपको लिखना है। फिर विटामिन ई में देखिए कौन सा है, विटामिन ई से जनन शक्ति का कम होना। ठीक है, ये रोग होता है। और आयोडीन की कमी से क्या होता है, बाल गिरने लगते हैं या फिर घेंघा रोग होता है। ठीक है, ये आप इस तरह से आप जो 6 अपने पोषक तत्व की दिए हुए हैं उनकी कमी से क्या क्या रोग होते हैं आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर का। फास्ट फूड और जंक फूड खाने से हमें क्या नुकसान होता है। ठीक है, तो फास्ट फूड और से खाने से क्या नुकसान होता है। पहला देखिए फास्ट फूड के से अधिक सेवन से मोटापा, अस्थमा, सर दर्द, है ना, हाई ब्लड प्रेशर और कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, ये पहला आपने लिख दिया। दूसरा लिखिए जंक फूड से क्या नुकसान क्या है। देखिए जंक फूड के अधिक सेवन से अत्यधिक वसा, सामान्य कार्बोहाइड्रेट्स है ना बढ़ जाती है, जिससे मोटापा और हृदय रोगों का खतरा बढ़ जाता है। इस तरह से आपको इसका आंसर लिख सकते हैं दोनों क्वेश्चंस का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आप 5th नंबर का क्या दिया, देखें अंकुरित अनाज, रेशेदार फलों, सब्जी एवं सलाद को प्रतिदिन खाने में शामिल करने से होने वाले लाभ को लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो अंकुरित अनाज है या रेशेदार फल, सब्जियां हैं, ये सलाद है, उसको अगर आप डेली खाने में इसको शामिल करते हैं तो उसके क्या लाभ होंगे। तो देखिए किस तरह से आप लिख सकते हैं इसका आंसर। अंकुरित अनाज, रेशेदार फलों, सब्जियों एवं सलाद में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इनमें हमें विटामिन ए, बी, सी, डी, ई पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं। इससे फास्फोरस, कैल्शियम, जिंक और मैग्नीशियम जैसे प्रमुख जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, इससे हमें क्या होता है, जब हम अंकुरित अनाज को हम खाते हैं या रेशेदार फलों को, सब्जियों खाते हैं, तो हमें उससे क्या बहुत सारे पोषक तत्व प्राप्त होते हैं जो हमारे शरीर के लाभदायक होते हैं। इस तरह से आप उसमें आंसर लिख सकते हैं और इसमें कुछ और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6वां क्या है, भोज्य पदार्थों के अवयवों के कार्यों के आधार पर प्रेक्षण सारणी को पूर्ण कीजिए। ठीक है, तो देखिए भोजन के पोषक तत्व के कार्य कौन कौन से दिए हुए हैं इसमें और किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, स्रोत किस भोज्य पदार्थ के पोषक तत्व पाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए पहला क्या है, अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला, इसमें क्या लिखा हुआ है, किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। और देखिए अधिक ऊर्जा प्रदान करने वाला के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट्स और वसा। ठीक है, स्रोत किस पदार्थ से प्राप्त होता है, अनाज से, बादाम से, गन्ना से। ठीक है, दूसरा देखिए क्वेश्चन क्या है, शरीर को निरोगी बनाए रखने वाला, तो शरीर को निरोगी बनाए रखने के लिए विटामिन ए, सी, डी। ठीक है, इसमें आप अगर जो आपको कौन कौन से पोषक की आवश्यकता होगी, विटामिन ए, सी, डी। और इसके लिए कौन कौन से जो है आप सब्जियां यूज करेंगे, फल और सब्जियां यूज करेंगे। फिर तीसरा क्या है, अस्थि एवं दांतों का निर्माण करने वाला, तो इसमें क्या जाएगा आपका कैल्शियम और पत्तेदार सब्जियां एवं मछलियां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखें, इसका जो पॉइंट 4 क्या है, शरीर की वृद्धि में आवश्यक, तो क्या कहा जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा और विटामिन। ठीक है, इसके कौन कौन से जो है आपका उससे प्राप्त होगा, आपका अनाज और फल से प्राप्त होगा। इस तरह से देखिए
आपको सारणी बनानी है भोजन के पोषक तत्वों के कार्य, ठीक है, किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है इसके लिए, और तीसरा है स्रोत, किस भोज्य पदार्थ से आपको यहाँ पे पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, मतलब कहाँ से आपको प्राप्त होगा, कौन से भोज्य पदार्थ से प्राप्त होगा, ये आपको इसमें लिखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अपने घर से विभिन्न अनाजों के कुछ दाने मटर, मक्का, चना, गेहूं व सेम को लेकर उन्हें मिट्टी के अंदर रखकर उसमें नियमित पानी डालिए एवं बीजों के अंकुरण का अवलोकन कर सारणी को पूर्ण कीजिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, घर में जो है विभिन्न अनाज जैसे दाल है, मटर है, मक्का, चना है, गेहूं है ना, सेम है, इनके जो है बीजों को मिट्टी में रखना है, उसको डालना है, उसमें पानी डालना है, और किस तरह से आपको अंकुरण होते हैं, कितने दिन में कंप्लीट होता है, वो आपको बताना है। तो देखिए पहला देखिए क्रमांक फर्स्ट सेकंड से लेकर फिफ्थ तक है, अनाज अपने 5 चूज कर लिए और अंकुरण में लगने वाला समय दोनों में इस तरह से आपको सारणी में लिखना है, ठीक है। तो देखिए तो अनाज जैसे कि पहला हो जाएगा मटर, तो मटर को अंकुरण होने में कितने दिन लगते हैं, 4 से 5 दिन लगते हैं। मक्का को अंकुरण होने में कितने लगते हैं, 5 से 6 दिन लगते हैं, ठीक है। चना को अंकुरण होने में कितने होता है, 3 से 4 दिन लगते हैं। गेहूं का अंकुरण करने में कितना लगता है, 4 से 6 दिन लगते हैं, और सेम को अंकुरण करने में 3 से क्या होता है, 4 दिन लगते हैं, ठीक है। इस तरह आपको बताना है, 3 से 7 दिन है, 3 से 4 दिन आप बता सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसको सारणी को बना लेंगे, ठीक है। अब जो पहला था आपका प्रोजेक्ट कार्य यही था जिससे भोजन के ऊपर से ये आपको बताना था, ठीक है। इसका क्वेश्चन हमने बहुत ही आसान उत्तरों में मैंने शब्दों में आपके प्रोवाइड कर दिए थे, आप इनको भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। या अब नेक्स्ट हम लोग को देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य सेकंड, देखते हैं वो किस तरह का है। देखें प्रोजेक्ट कार्य जो सेकंड रहेगा आपका रहेगा, जल पर प्रोजेक्ट कार्य अपने माता पिता अभिभावक के सहयोग से पूर्ण करें, ठीक है। पहला प्रोजेक्ट था भोजन के ऊपर कर लिया, अब सेकंड प्रोजेक्ट आप लिख सकते हैं जल पर प्रोजेक्ट कार्य, ठीक है। जल के ऊपर आपको प्रोजेक्ट कार्य बनाना है, मतलब एक फाइल बनानी है, और उसमें किस तरह से उसका यूज करते हैं अपने माता पिता या अपने अभिभावक, मतलब आपके शिक्षकों की सहायता से आप इसको लिख सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके करेंगे इसमें, आपके द्वारा एक दिन में उपयोग की जाने वाली जल की मात्रा का अनुमान लगाकर लिखिए, ठीक है। देखिए आपको ये सारणी बनानी है, ठीक है। ये कॉलम बना लेंगे, पहले आपको क्रमांक डाल देंगे, उसका क्रियाकलाप और उपयोग में किए गए जल की मात्रा आपको इस तरह से बताना है। पहला आपका लिखेंगे क्रियाकलाप में पीने में, तो पीने में हमें प्रतिदिन कितना लगता है, 2 लीटर लगता है, ठीक है। फिर कहता है ब्रश करने में हमें 2 लीटर लगता है, नहाने में 10 लीटर लगता है, बर्तन साफ करने में 20 लीटर लगता है, कपड़े धोने में 40 लीटर लगता है, शौचालय में 15 लीटर लगता है, घर साफ करने के लिए 40 लीटर लगता है, गाड़ियां साफ करने में 30 लीटर लगता है, कोई अन्य उपयोग में 20 लीटर लगता है, ठीक है। तो ये हमने जो आपके लिए ये अनुमानित आपके लिए लीटर की संख्या में आपके लगा दिया है। आप इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, आप पीने के लिए 10 लीटर भी ले सकते हैं, अगर आप आपके ज्यादा लोग हैं, आपको आप 5 लीटर पानी पीते हैं तो ठीक है। तो ये आप अनुमानित तरीके से आप यहाँ लिख सकते हैं। फिर टोटल आपका है कुल योग किए गए जल की मात्रा, तो आपको यहाँ पे कुल योग कितना लीटर लग रहा है पर डे, उसके हिसाब से आपको योग कर लेना है, ठीक है। तो पहला आपका जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा आपका। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है, आपके घर में पीने के लिए एवं विभिन्न कार्यों के लिए जल कहां से प्राप्त होता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपके घर में पीने के लिए एवं विभिन्न कार्यों के लिए जल कहां से प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन दिया है। तो इसका आंसर आप किस तरह से लिखते हैं, हमारे घर में पीने के लिए एवं अन्य कार्यों के लिए जल कहां से, हैंडपंप से, नल से, बोर से, कुआं से आदि के से प्राप्त होता है, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हैं, है ना। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें कुछ बोल सकते हैं, लेकिन जनरली जो क्वेश्चन के आंसर होंगे आप इस तरह से आप उसको लिखेंगे तो आपके लिए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है, जल की बर्बादी रोकने के लिए हमें कौन कौन से घरेलू उपाय करने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, जल की बर्बादी रोकने के लिए हमें कौन कौन से घरेलू उपाय करने चाहिए। तो घरेलू उपाय देखिए पहला क्या है, पहला लिखता पानी लिखेंगे, बाल्टी में पानी लेकर जग से नहाना चाहिए, ठीक है। मतलब सावर वगैरह से नहाना चाहिए, आपको बाल्टी में पानी लेकर जग से नहाना चाहिए। दूसरा लिख सकते हैं आप, सब्जियों और फलों को नल के नीचे नहीं धोना चाहिए, ठीक है। तीसरा क्या है, जो है अपना गुब्बारा व नल में फुवारा या नल में नहाना नहीं चाहिए। फुवारा मतलब आपका शावर जो होता है, फुवारा व नल में नहाना नहीं चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपका जो पानी बर्बाद होने से बच सकता है। और भी इसमें आप पॉइंट लिख सकते हैं 2-3 अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है चौथा, ये आपको खुद को करना है कि समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में जल की कमी से संबंधित लेख एवं चित्रों के कतरन एकत्रित कर उन्हें स्क्रिप्ट बुक पर बनाए, ठीक है। तो ये जो है ये आपको खुद को कार्य करना है। जो अपने क्या आते हैं, समाचार पत्र आते हैं, पेपर आते हैं या पत्रिकाएं आती है, उसमें जल की कमी से संबंधित जो लिखा रहता है कि जल की कमी से कहां पे कौन सी चीज हो रही है या कैसे उसको बचाव करना चाहिए जल का, ठीक है। तो ये उसकी जो आपको क्या करना है, उसकी कटिंग लगा के चिपका के यहाँ चिपकाना है, ठीक है, आपकी जो फाइल रहेगी उसमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, नदी तथा तालाब के पानी को पीने योग्य कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। नदी तथा तालाब के पानी को पीने योग्य कैसे बनाया जा सकता है। अब देखिए क्या लिखते हैं आप इसमें आंसर, देखिए नदी तथा तालाब के पास कुएं खोदकर या हैंडपंप लगाकर पानी को पीने योग्य बनाया जा सकता है। पहला तो पॉइंट आप ये ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप नदी और तालाब के पास के जो है अगर कुआं खोदेंगे तो क्या होगा, जो पानी है नदी का और तालाब का वो थोड़ा आपका
साफ होता है भैया, छन कर नीचे की उसमें अपने कुओं में आ जाएगा। ठीक है, तो वो आप पीने योग्य बना सकते हैं। दूसरा क्या है, नदी तथा तालाब के पानी को फिल्टर करके पीने योग्य बनाया जा सकता है। ठीक है, तो उसको फिल्टर करके भी आप लोग को पी सकते हैं, पीने योग्य बना सकते हैं। 2 पॉइंट आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, चौथा अपना छोटा नंबर का, वर्षा जल को संचित करने के उपाय लिखिए। ठीक है, जो वर्षा जल है मतलब जो आपका बारिश होती है उसके पानी को आप किस तरह से संचित कर सकते हैं, उसको किस तरह से एकत्र कर सकते हैं। देखो, तो तालाबों, भूमिगत टैंकों, बांध, जल संग्रहालय, जलाशय, छत प्रणाली, महत्वपूर्ण सावधानी आदि द्वारा वर्षा जल को संचित किया जा सकता है। ठीक है, इसमें आप और अपने तरीके से और कुछ लिख सकते हैं, लेकिन हमने आपके लिए बहुत ही सरल शब्दों में ये आपके लिए आंसर लेके आए। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए क्या लिखा हुआ है, जल स्रोतों के प्रदूषण होने के कारण एवं प्रदूषण दूर करने के उपाय लिखिए। ठीक है, जल जो स्रोत है, स्रोत मतलब जैसे तालाब है, नदी है, उनको किस तरह से प्रदूषण होता है और वो कैसे उसको दूर किया जा सकता है प्रदूषण से। तो आपको क्या बताना है इसमें, पहला देखो कह सकते हैं आप प्रदूषित होने के कारण पहले बताना आपको, है ना। तो प्रदूषित होने के कारण कौन से हैं, औद्योगिक कूड़ा द्वारा पानी में शव बहाने, नहाने, कचरा रो फेंकने, एसिड रेन आदि। ठीक है, ये इससे क्या होता है, हमारा जो है जल प्रदूषित होता है। इसको प्रदूषण को दूर करने के क्या उपाय ले सकते हैं कि औद्योगिक कूड़ा कचरा आदि को नदी, तालाब एवं कुओं में नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा पहले वाले का, है ना। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब 8 नंबर का, है ना। जल की कमी को दर्शाने वाले स्लोगन लिखिए एवं पोस्टर बनाइए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पोस्टर्स जो आपके पत्रिका है या भी समाचार पत्र है ना, उसमें जो आपके स्लोगन्स लिखे रहते हैं, चित्र बने रहते हैं, उनको आपको इसमें चिपकाना है, साथ में स्लोगन भी लिख देना। तो स्लोगन कैसे लिखेंगे आप देखिए, पहला स्लोगन हमने आपके लाया है, जल ही जीवन है, इसके बिना सब निर्जन है। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, जल है तो कल है ना। तीसरा क्या है, कर लो अपने मन में निश्चय, करना है जल का संचय। चौथा क्या लिख सकते हैं आप, जल संरक्षण हमारा दायित्व ही नहीं कर्तव्य भी है। ठीक है, इसे और भी बहुत सारे स्लोगन्स आप लिख सकते हैं इसमें, और अपनी जो नोटबुक है, आपकी जो फाइल है, प्रोजेक्ट फाइल है, उसमें आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 प्रोजेक्ट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 6 और 7 के बच्चों के लिए, उनको ये बनाना है। ठीक है, और भी हमारे जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम लेके आएंगे, लेकिन मुख्यतः 2 प्रोजेक्ट ये जो हमारे एमपी बोर्ड के द्वारा आपको प्रोवाइड किए गए हैं, ये आपके प्रोजेक्ट आपको बनाने हैं। इसके बहुत ही आसान शब्दों में हमने आंसर आपको प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, आप इसको प्रोजेक्ट फाइल में तैयार कर लीजिए और इसको अपने स्कूल में अपने शिक्षक या अपने जो अभिभावक है, अपने माता पिता, उनको चेक कराइए कि सही बनाए कि नहीं। ठीक है, तो ये वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल पाए। ठीक है, और वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और चैनल आपको सब्सक्राइब नहीं किया है आपने अभी तक हमारे चैनल को, तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसके आने वाले जो वीडियो है आपके क्लास 6, 7, 8 के बच्चों के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस रहेंगे और आपको तुरंत मिल जाएंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।